देखिए, भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर एनडीए में बड़ा बवाल है। बिहार की राजनीति में बड़ा शोर शराबा है इस एनकाउंटर मामले को लेकर। और क्या ये एनकाउंटर मामला एनडीए में बड़ी दरार की वजह बन गया है? चिराग पासवान अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। अशोक चौधरी जब बिलोटी जाते हैं तो तमाम तरह के सवाल उठते हैं। ये सवाल कि एनडीए में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, उससे पहले जेडीयू में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्योंकि श्रवण कुमार अशोक चौधरी के बयान को निजी बयान बताते हैं। और फिर एक बड़ी लड़ाई एक बार फिर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच। तो हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, क्या हो रहा है एनडीए में? अशोक चौधरी के विलोटी जाने पर तो बवाल था ही, अब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच भी भयंकर जंग छिड़ गई है। हाँ, देखिए, जब से भरत भूषण एनकाउंटर हुआ है तो कई तरह की नई चीजें सामने आ रही हैं। आपने देखा है कि भरत भूषण केस पर कितना बवाल मचा हुआ है। कुशवाहा नेता हैं, वो आर पार के मूड में हैं और इसको जातीय रंग देने के पर अड़े हुए थे। हालांकि सम्राट सरकार ने बहुजन महापंचायत पर रोक लगा दी, क्योंकि सरकार को पता था कि इससे नुकसान होगा। और दूसरी तरफ चिराग पासवान पहुंच गए भरत के परिजनों से मिलने। उन्होंने इस इनकाउंटर को फेक करार दे दिया, हत्या करार दे दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने डीएसपी की पोस्टिंग पर भी सवाल उठा दिया और एसडीएम के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर दी। और श्रवण कुमार कह रहे हैं कि उनका ये निजी, अशोक चौधरी भी चले गए, जेडीयू के नेता हैं, मंत्री हैं, और उन्होंने भी इनकाउंटर पर सवाल उठाया और एसडीएम और डीएसपी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। तो सवाल उठ रहा है कि भाई, एक तरफ सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है और विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है, सत्ताधारी दल के नेता भी सवाल उठा रहे हैं पुलिसिया एक्शन पर। तो इसके क्या मतलब है? तो दो मायने हो सकते हैं कि बीजेपी भी नहीं चाहती है कि मामला ज़्यादा तूल पकड़े और अगड़ी और पिछड़ी जाति की लड़ाई के रूप में बदल जाए। तो खुद बीजेपी आगे नहीं जाकर अपने सहयोगी दलों के नेताओं को भेज रही है। हो सकता है कि अशोक चौधरी इसी मकसद से गए होंगे कि अगला पिछड़ा की लड़ाई ना हो। बीजेपी ने चिराग पासवान को भेजा होगा। तो बीजेपी खुद नहीं जाकर फ्रंट पर जाकर सहयोगी दलों के सहारे स्थिति को कंट्रोल में कर रही है। लेकिन दूसरा मतलब भी है कि भाई, जेडीयू के अशोक चौधरी गए तो क्या वो सम्राट सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं? क्या जेडीयू सम्राट सरकार पर दबाव बना रहा है इसी बहाने? ये भी मैसेज जा रहा है ना। तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आर पार के मूड में हैं। जीतन राम मांझी कर रहे हैं, कौन हो तुम, कौन हो तुम? नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई, कोई कहता है कि हमारे रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा। कौन है आप? नाखून कटा के शहीद होना चाहते हैं और बोल बोल कर लोग सीट ले लिया। अरे, अपने बेटे की तरफ इशारा करते हैं, तुम भी बोलो। देखिए, है क्या कि जीतन राम मांझी का भी इस तरह का बयान आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया में, जिस तरह चिराग पासवान का है। जीतन राम मांझी भी कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे जिंदा रहते आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता। चिराग पासवान भी इसी तरह का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अरे, तुम कौन हो भाई कि आरक्षण बचा लोगे, आरक्षण की रक्षा करोगे? तुम्हारे रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा। आरक्षण की रक्षा तो प्रधानमंत्री करेंगे, सम्राट चौधरी करेंगे। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या हैसियत है? नाखून कटाकर तुम शहीद बनना चाहते हो? तो चिराग पासवान पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए, बिहार की राजनीति में, लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, और दूसरे राज्यों में जब सीटें देने की बात आती है तो भाव तो चिराग पासवान को ही मिलता है। जीतन राम मांझी को तो मिला नहीं, न झारखंड में, न दिल्ली में और न यूपी में मिलेगा। तो वो दर्द झलक रहा है ना। जीतन राम मांझी यही कह रहे हैं कि देखिए, ये बोल बोल के, माने चूड़ी खनका के और इतना सीट ले लेता है। वो कह रहे हैं कि भाई, तुम अपने बेटे को भी नसीहत दे रहे हैं कि तुम भी सीखो, तुम भी ऐसे ही चमकाना सीखो, बोलना सीखो, क्योंकि बिना चमकाए, बिना दिखाए सीट नहीं मिलेगा। तो कैसे अपने लोगों को आगे बढ़ाओगे? तो एक तरफ तो चिराग पासवान की इस काबिलियत के वो फैन भी नजर आ रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान
एक बच्चा होने के बावजूद, कम उम्र का नौजवान होने के बावजूद कितना दबाव बना लेते हैं बीजेपी पर, और विधानसभा में 19 सीट ले लेते हैं, लोकसभा में 5 सीट ले लेते हैं। नहीं तो आपका ओपिनियन क्या है? क्या चिराग पासवान हवा बनाकर, चिराग पासवान एक हवा बनाकर सीट ले लेते हैं, या वाकई जनाधार की बदौलत बीजेपी उनको भाव दे रही है? नहीं, चिराग पासवान का जो वोट है वो ट्रांसफरेबल है, मतलब 5-6% ही वोट है, लेकिन वो जहां जाते हैं वो जाता है। और दूसरी खासियत ये है कि जो एनडीए के वोटर्स हैं उनको चिराग पासवान से कोई परहेज नहीं है। मतलब एनडीए के वोटर चाहे वो अगड़े समाज के हों, पिछड़े समाज के हों, वो चिराग को पसंद करते हैं। ये माने कि आपकी बात का लबोल हुआ, आप इसको ऐसे समझें कि भाई चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की जो राजनीतिक ताकत है, राजनीतिक कद है, दोनों के राजनीतिक कद, उनकी राजनीतिक ताकत और वोटरों के बीच जो उनका प्रभाव है उसमें अंतर है। लेकिन जीतन राम मांझी चिराग के मुकाबले भाव चाहते हैं, चिराग को जितना भाव मिलता है उतना भाव चाहते भाई हैं। वो तो लालू जी की भी तारीफ कर रहे हैं कि लालू जी कहते हैं मेरे बारे में कि जीतन राम मांझी को हल्का मत लो। ऐसे ही कर रहे हैं कि उस तरफ भी देख रहे हैं? अब देखिए, वो तो एक तरह से प्रेशर, पॉलिटिक्स में तो हर बात का मतलब होता है। वो लालू जी का नाम क्यों ले रहे हैं, लालू जी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लालू जी तो कहते हैं कि जीतन राम मांझी के पास 2-4% वोट नहीं है, 11% ठोक के वोट है। लेकिन आपको लगता है कि जीतन राम मांझी का जो स्टैंड है वही संतोष सुमन का भी स्टैंड है? क्योंकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो संतोष सुमन है। संतोष सुमन है, लेकिन संतोष सुमन के परफॉर्मेंस से खुद मांझी संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि चिराग पासवान की तरह ही वो थोड़ा चमकाएं, दमकाएं और ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आए। लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो संतोष सुमन है, तो गाड़ी को जिस तरफ वो संतोष सुमन ले जाना चाहेंगे उस तरफ गाड़ी जाएगी, कि मांझी जी ले जाना चाहेंगे उस तरफ जाएगी? अब देखिए, अभी राजनीति में तो कई बार देखा जाए, हमने तो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के बीच मतभेद देखा है। तो यहाँ भी पिता पुत्र में मतभेद है। संतोष मांझी बहुत सुलझे हुए, बहुत सोबर नेचर के नेता हैं और वो विवादित बयान देते नहीं हैं। मांझी जी के भी बयान से वो सहज हैं, चिराग पासवान के बयान से भी बहुत संयम रखने वाले नेता। हाँ, तो चिराग पासवान के बयान से भी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है तो अपनी अपनी अलग अलग तरह की राय देने की जरूरत नहीं है, इससे और माहौल खराब होगा। तो सच बोल रहे हैं। लेकिन मांझी जी कहाँ चुप रहने वाले हैं भाई, और चिराग कहाँ मौका गंवाने वाले हैं? चिराग पासवान ऐसे ही बक्सर नहीं गए हैं। एक तो उनके पिता को ही देख लीजिए, उनके पिता की राजनीति, उनके पिता के इर्द गिर्द कौन रहे हैं? हमेशा अगले समाज के लोग उनके साथ जुड़े रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया पासवान जी ने हमेशा। चिराग पासवान भी उसी राह पर हैं। तो चिराग पासवान जाति के बंधन से बाहर निकल करके अपना औरा बड़ा बनाना चाहते हैं, मतलब वो सर्व समाज का नेता बनना चाहते हैं, क्योंकि उनका टारगेट अब भविष्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी है। मांझी जी का अब तो टारगेट मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सीट लेना है। तो वो कह रहे हैं अपने बेटे को कि सीखो चिराग से, एक तरह से कह रहे हैं वो, सीखो चिराग से। कैसे महिलाओं का उदाहरण दे रहे हैं कि कुछ महिला होती है कि चूड़ी पहन के चुपचाप छुपा के रखती है, झनकाती नहीं, खनकाती नहीं है, कुछ बड़ा खनकाती है। तो चिराग पासवान को चूड़ी खनकाने वाली महिला से तुलना कर रहे हैं उनकी। लेकिन जो भी कहे, भले वो चिराग से नाराज हैं, चिराग पर हमलावर हैं, लेकिन चिराग के फैन भी नजर आ रहे हैं। वो मानते हैं कि चिराग एक बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं और उनसे ज्यादा सीटें लोकसभा में भी, विधानसभा में लेकर चले। इन सबका कुछ फायदा होगा जीतन राम मांझी को? यूपी में सीटें वगैरह मिलेंगी, चिराग पासवान को तो मिल सकती है। चिराग पासवान को तो उत्तर प्रदेश में भी सीट मिलेगी और झारखंड में भी मिली, जहां भी चुनाव, दिल्ली में भी मिली। तो चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। लेकिन मांझी जी का पार्टी का विस्तार नहीं हुआ है। रामविलास पासवान जी ने पूरे देश में अपनी पार्टी का विस्तार किया था, संगठन खड़ा किया था। चिराग पासवान भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनको हर जगह बीजेपी साथ लेकर चलती है। लेकिन जीतन राम मांझी बिहार से बाहर कहीं नहीं है और उनके जो वोटर हैं वो एकदम कभी भी बहक जाते हैं। तो ये तो मांझी चिराग पासवान की बात हुई, अशोक चौधरी की बात हुई, जिसकी वजह से एनडीए में बवाल नजर आ रहा है। लेकिन ये जो टोल वाला मामला है उसको जरा डिकोड कीजिए, उस पर भी एनडीए में कम बवाल नहीं है। दीपक प्रकाश, निशांत कुमार। आपने ठीक कहा कि जो टोल टैक्स जिसे नीतीश कुमार ने 2018 में हटा दिया था स्टेट हाईवे से, उसको फिर से सरकार ने लागू कर दिया है और सरकार का टारगेट है 800 करोड़ रुपया वसूलना टोल टैक्स के जरिए। तो सरकारी खजाना खाली है तो सरकार करेगी क्या? सरकार की मजबूरी है। लेकिन निशांत कुमार जो सूत्र बता रहे हैं, निशांत कुमार इस फैसले से सहमत नहीं है और वो टोल टैक्स स्टेट हाईवे पर लगाने के पक्ष में नहीं है। दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री हैं
उन्होंने उनका बयान आ गया है। 85 विधायकों वाली पार्टी के नेता निशांत कुमार संतुष्ट नहीं है, टोल टैक्स लगाए जाने के पक्ष में नहीं है। उनके पिता ने ही खत्म किया था ना। और टोल टैक्स लगाने जाने से भार तो बढ़ेगा ना, महंगाई भी बढ़ेगी, भार भी बढ़ेगा, लेकिन सरकारी खजाना खाली है तो खजाना भरेगा कैसे। और दूसरी तरफ दीपक प्रकाश जो पंचायती राज मंत्री हैं, गाँवों पर 1100 रुपया जो सालाना टैक्स लगाने की तैयारी की है सम्राट सरकार ने, उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि गांव वाले कहाँ से देंगे। उस अब सवाल भी उठता है भाई, गांव के लोग क्या हर परिवार से 1100 रुपया सरकार को टैक्स देगा? आज तक तो नहीं लिया गया, पहली बार ऐसा होगा। तो गांव के लोगों के लिए 1100 रुपये बहुत मायने रखता है। यह भी चर्चा चल रही है कि कान को इधर से पकड़िए उधर से पकड़िए, बिजली फ्री देकर ये हाँ, बिजली फ्री दे रहे हैं, 10,000 रुपया रोजगार के लिए दे रहे हैं और ऊपर से टैक्स की मार दे रहे हैं। तो भाई आपने 1100 रुपया टैक्स लगा दिया, टोल टैक्स अब लगाने जा रहे हैं, तो एक तरफ से दिया, दूसरी तरफ से वसूल लिया। ये आरोप तो विपक्ष लगा रहा है। चर्चा कर रहे हैं लोग कि ले लीजिए भाई, अपनी बिजली ले लीजिए, टैक्स छोड़ दीजिए। अब देखिए, अब ये राजनीति है और राजनीति ऐसे ही होती है। और अभी तो सबका ध्यान अब केंद्रित होते जा रहा है, धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहा है बांकीपुर पर, क्योंकि बांकीपुर का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है प्रशांत किशोर के मैदान में उतरने से। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पटना की जनता क्या फैसला लेती। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।